राइट जी, राइट राइट राइट, आई थिंक वी डन या मल्टीपल पीपल, ठीक है जी। All right, बच्चों, once again I'm gonna ask any problem with any of the what's it called, वन या एएस माइक्रो डायग्राम्स। हमने माइक्रो कंप्लीट कर लिए थे, पीपीसी से लेके ऑल द वे अप टू मिनिमम वेज का डायग्राम हमने किया था। इफ एनीवन स्टिल फील्स नीड फॉर reiteration, आई एम कूल विद गिविंग देम reiteration। ओके, सीम्स लाइक, हाँ मैंने पूछा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, उनका इम्पैक्ट, सब्सिडीज उनका इम्पैक्ट, कंज्यूमर प्रोड्यूसर पे बर्डन्स एंड सरप्लसेस पे, उस पे बच्चे गलतियां करते हैं अक्सर। तो वो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। एक सेकंड दें बेटे, मैं एक बच्चे को मेरे दोस्त की बेटी है, उनको मैं ज़रा भेज दूं लिंक। जस्ट गिव मी अ मिनट। व्हाट इज इट? जी बच्चों, so nobody has a problem with that diagram, so I'm fine. Explain different elasticities of indirect taxes. Finally, is that a good question? बेटे सुन लो पहले, अगर सुनने में समझ ना आए तो I'll draw it. जिस पार्टी का डिमांड कर्व फॉर एग्जांपल अगर इनइलास्टिक है, greater will be the burden of tax on consumer, और अगर डिमांड इलास्टिक है, lesser will be the burden on consumer। इसी तरह सरप्लस में भी कंज्यूमर के ज्यादा कमी होगी इनडायरेक्ट टैक्स लगने से, और इलास्टिक डिमांड थी तो उसके सरप्लस में कम कमी होगी। अगर सप्लाई इन इलास्टिक थी, ग्रेटर विल बी द बर्डन ऑन प्रोड्यूसर्स ऑफ टैक्स, और अगर सप्लाई इलास्टिक थी, लेसर विल बी द बर्डन ऑन प्रोड्यूसर्स। तो जिस पार्टी का कर्व इन इलास्टिक हो, उसी पे इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन भी ज्यादा जाता है, उसका सरप्लस भी ज्यादा कम होता है, और सब्सिडी का बेनिफिट भी उसी पार्टी को ज्यादा जाता है जिसकी डिमांड या सप्लाई इन इलास्टिक है। ठीक है, अब एक बार मैं आप लोगों से पूछता हूं ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग समझ चुके हो। दुआ अदनान, डिमांड इन इलास्टिक, सप्लाई इलास्टिक, मुझे बताएं मेरा बेटा, हु विल पे ग्रेटर बर्डन ऑफ टैक्स? डिमांड इन इलास्टिक है, कंज्यूमर, क्योंकि इन्होंने पैक किया कि सप्लाई इलास्टिक है तो प्रोड्यूसर पे कम जाएगा, कंज्यूमर पे जाएगा। गुड। अच्छा जी, फौजान मजहर, डिमांड इलास्टिक, सप्लाई इन इलास्टिक, किस पार्टी पे टैक्स का बर्डन ज्यादा जाएगा? यस फौजान, डिमांड इलास्टिक, सप्लाई इन इलास्टिक। वेरी गुड। इसलिए तो नहीं कह रहे हो कि पहला क्वेश्चन का आंसर कंज्यूमर था? समझ आ गया मेरा बेटा? गुड। अलिशबा, आप मुझे बता दें बेटे, अलिशबा वकास के सब्सिडी दी है गवर्नमेंट ने, डिमांड वाज इनइलास्टिक, सप्लाई वाज इलास्टिक, किस पार्टी का बेनिफिट ज्यादा बढ़ेगा, किसका सरप्लस, कंज्यूमर का या प्रोड्यूसर का सरप्लस ज्यादा बढ़ेगा? दोबारा सुन लो, डिमांड इनइलास्टिक, सप्लाई इलास्टिक, जिसकी इनइलास्टिक है उसी को बेनिफिट भी ज्यादा जाता है, उसी को बर्डन भी ज्यादा जाता है, तो कंज्यूमर पे जाता है। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन प्राइस ज्यादा गिरेगी, प्रोड्यूसर्स का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा होगा। ड्रॉ करके देख लीजिएगा, समझ आ गई बात? रिमेंबर, जिस पार्टी का कर्व इनइलास्टिक, उसी पे बर्डन भी ज्यादा, उसी को सब्सिडी का बेनिफिट भी ज्यादा, टैक्स का बर्डन भी उसी पे ज्यादा। तो कीप इट सिंपल, उसी के सरप्लस पे ज्यादा इफेक्ट। सो लेट्स नाउ मूव ऑन, आई थिंक वी हैव डन दैट। अब हम चलते हैं जी अपने अगले पार्ट पे, विच इज ऑब्वियसली मैक्रो। और आजकल रिसेंट में जगहों पे जब ये करवाता हूँ, जो बच्चे को दो चार आ रहे हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस डायग्राम, हालांकि I got them to practice it a lot and it's a very easy diagram. So please, जिनको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के डायग्राम में प्रॉब्लम है, आज प्लीज बहुत अच्छी तरह
इसको समझ लें। जी मेरे बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो मैं यूनिट 1 के डायग्राम से स्टार्ट कर रहा हूं। मैक्रो विच इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब जरा तसल्ली से मुझे बताते जाएंगे आप लोग और मैं ड्रॉ करता जाऊंगा। पहला डायग्राम इज सर्कुलर फ्लो। Oh, what is that? Circular flow of money या income in an economy। ठीक है। अब बच्चों, इसमें इसी बहाने आपको सारे सेक्टर्स वगैरह भी याद आ जाएंगे और वो सारे कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे। लेट मी जस्ट रीएडजस्ट माय थिंगी, ये थोड़ा सा गलत लगाया हुआ था मैंने। जी बच्चों, जस्ट बेयर विद मी। राइट जी। सो आप लोगों ने क्या करना है, इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम, कीप इट एज सिंपल एज इट इज। स्टार्ट फ्रॉम द राइट। इधर मैं कौन सा सेक्टर लिखूं बच्चों, और लेफ्ट वाले में कौन सा लिखूं? उस तरह भी कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली राइट पे हाउस होल्ड्स, शायद आप इसको लेफ्ट समझ रही थी, हाउस होल्ड्स एंड लेफ्ट साइड पे फर्म्स। दिस इज हाउ इट्स नॉर्मली ड्रॉन। अब हाउस होल्ड्स प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, यानी रेंट, सॉरी, लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्राइज, घरों से ही जाते हैं फर्म्स के पास। फर्म्स इससे क्या बना के देती हैं? शाबाश, गुड्स एंड सर्विसेज, जो जाते हैं वापस हाउस होल्ड्स के पास। हाउस होल्ड, यस शाबाश, पेमेंट्स देते हैं इन गुड्स एंड सर्विसेज की फर्म्स को, और फर्म्स रिवॉर्ड्स देते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बैक टू हाउस होल्ड्स। ये हो गई जी बेसिक सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम, क्या मुश्किल है इसको ड्रॉ करने में? जी मेरा बेटा बताएं। क्या चीज, क्या चीज? ना, डजंट मैटर, यू कैन पुट फैक्टर सर्विसेज डाउन एंड यू नो व्हाट्स इट कॉल्ड, जैसे मैंने रिवॉर्ड्स नीचे लिखने की बजाय सेंटर में लिख दिया, कोई मसला नहीं। सही डायरेक्शन में फ्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आई थिंक सम किड्स आर वेटिंग टू ज्वाइन। राइट बच्चों, सो एक बार फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का डायग्राम। हाउस होल्ड्स, फर्म्स, हाउस होल्ड्स ने दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज बना के हाउस होल्ड्स को बेची। हाउस होल्ड्स ने उन गुड्स एंड सर्विसेज की पेमेंट्स की जो फर्म्स के पास गई। फर्म्स ने रिवॉर्ड्स दिए जो वापस हाउस होल्ड्स के पास गए। अब एक विड्रॉल हाउस होल्ड करते हैं, क्या करते हैं मेरे बच्चों? सेव कर जाते हैं कुछ पैसा, और वो बैंक्स के थ्रू वापस चैनल होता है इन्वेस्टमेंट की शक्ल में फर्म्स को। परफेक्ट, ठीक है जी। अब ये टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी खत्म हो गई यहां पे। टू सेक्टर क्लोज्ड मींस इंटरनेशनल ट्रेड नहीं है, टू मींस गवर्नमेंट नहीं है। तो यहां पे सेविंग अगर इन्वेस्टमेंट के बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, वरना डिसइक्विलिब्रियम है। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? अब थ्री सेक्टर, जी बोले बेटे। वेरी गुड। थ्री सेक्टर क्लोज्ड, अभी कौन सा सेक्टर शामिल नहीं होगा? क्लोज्ड इकोनॉमी है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगी, ठीक है। तो हाउस होल्ड्स अब गवर्नमेंट को देंगे टैक्स, तो दूसरा विड्रॉल, वो गवर्नमेंट जो है हमें वापस दे देगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की शक्ल में, फर्म्स को सब्सिडीज वगैरह की शक्ल में वापस चला जाएगा। तो अब इक्विलिब्रियम कब आएगा? सेविंग्स प्लस टैक्सेस आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। शाबाश। अब उसके बाद जी चौथा सेक्टर हमने ऐड किया। अब विड्रॉल क्या है? इंपोर्ट्स, और वो इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू वापस आए कंट्री में एक्सपोर्ट्स के इंजेक्शन की शक्ल में, और फर्म्स के पास गया। अब इक्विलिब्रियम है सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट शुड बी इक्वल टू
इन्वेस्टमेंट प्लस जी प्लस एक्स, अदरवाइज इकोनॉमी विल बी इन डिसइक्विलिब्रियम। बच्चों कोई कंफ्यूजन सर्कुलर फ्लो के डायग्राम में? मैं आपको एक मजे की बात बता दूं, सिर्फ यहां तक सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर आप ठीक कर गए हो ना, आपको दोनों मार्क नॉलेज के मिल जाते हैं। दो ही नॉलेज के इसमें होते हैं, एक मार्क सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी को डिफाइन करने का, हाउ इनकम्स एंड मनी फ्लोज बिटवीन वेरियस सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, हाउसहोल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, एक मार्क। वो दो मार्क्स यहां तक बनाने के, टैक्सेस इंपोर्ट्स वगैरह ऐड करोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं भी कर पाते तो नॉलेज के 3 मार्क्स पूरे हो गए। बेटे एनी क्वेश्चंस? अब सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का दूसरा डायग्राम, और बच्चे पूछते हैं कि ये कब बनाना है सर, वो कब बनाना है। अब मजे की बात ये कि दूसरा डायग्राम जो है वो अभी तक सीआई ने टेस्ट नहीं किया। अगर वो करेंगे तो आपको वो बकायदा बताएंगे, वो कहेंगे ड्रॉ विड्रॉल्स एंड इंजेक्शन डायग्राम to show how increase in exports or something will affect national income equilibrium. Withdrawals, injections diagram. Injections diagram. ठीक है, अब मेरे बच्चों बहुत सिंपल है, बेसिक इक्विलिब्रियम पहले बनाते हैं। इसमें हम लेट मी इन द क्लास, ये कौन कह रहा है? अच्छा मुझे तो कोई बच्चा नहीं, अच्छा अच्छा कुछ सिया, राइट। ऑलराइट बच्चों, अब देखिएगा इधर आ गया विड्रॉल्स, इंजेक्शन, डब्ल्यू जे आप लिख सकते हैं, और इधर नेशनल इनकम, डिस्पोजेबल या खाली वाई, इधर भी एरो बनाएंगे। अब विड्रॉल्स बिकॉज ऑफ डिस सेविंग, हमारे पास जीरो इनकम भी हो तो हमें खर्चा करना है, अपने पास्ट की सेविंग में से निकालना है, तो विड्रॉल्स यानी सेविंग्स प्लस टैक्सेस प्लस इंपोर्ट्स हमेशा जीरो से नीचे स्टार्ट होंगी, जबकि तीनों इंजेक्शंस, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एक्सपोर्ट, स्ट्रेट लाइन, हाँ विड्रॉल्स इंड्यूस्ड होते हैं और इंजेक्शंस ऑटोनमस होते हैं। A1 की क्लास में ये टर्म्स ना यूज करें ईमान, थैंक यू। ये जहां पे विड्रॉल इंजेक्शन बराबर हुए, इक्विलिब्रियम बन गया, और ये नेशनल इनकम डिटरमिन हो गई। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन यहां पे? अब वो कहता है जी विड्रॉल्स बड़ी हैं, कोई भी एग्जाम्पल देता है, इंपोर्ट ज्यादा, टैक्सेस ज्यादा, सेविंग ज्यादा, तो अब विड्रॉल्स को ऊपर शिफ्ट करोगे, इसमें लेफ्ट राइट नहीं है, ऊपर नीचे है, ऊपर मींस बढ़ना, विड्रॉल्स बढ़ के W1 पे गई। अब इक्विलिब्रियम देखो, नेशनल इनकम गिर गई क्योंकि विड्रॉल्स बढ़ी हैं। वो कहता है इंजेक्शंस बढ़े हैं, तो अब इंजेक्शंस को ऊपर करते और नया इक्विलिब्रियम बनाते। आर यू गाइस 100% क्लियर या फर्दर रीट्रेशन रिक्वायर्ड ऑन दिस डायग्राम? कौन सी एग्जैक्टली बात बताएं दोबारा? ये पूरा डायग्राम समझ नहीं आया, चलें एक बार फिर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि दोनों अच्छे बच्चों ने पूछा है तो इट मींस बाकियों को भी काफी कंफ्यूजन होगी। मैं जीरो से नीचे क्यों ड्रॉ कर रहा हूं? डिस सेविंग की वजह से, आपकी कोई इनकम भी नहीं है तो आपने सेविंग में से निकालना है, बोरो करना है, तो इधर वाई आ गया, इधर डब्ल्यू जे, सेविंग्स की वजह से विड्रॉल कर्व जीरो से नीचे स्टार्ट होता है, जीरो इनकम भी है तो हमें कुछ ना कुछ खर्च करना है, तो सेविंग नेगेटिव होती है। और ये आ गया जी, अब इंजेक्शन तीनों स्ट्रेट लाइन है, जे आई प्लस जी प्लस एक्स, यानी इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट्स। अब आप लोग मुझे बताएं, जहां जहां विड्रॉल इंजेक्शन के बराबर होते थे इक्विलिब्रियम बनता था कि नहीं? तो यहां पे भी वही हो रहा है, ऊपर देखो सर्कुलर फ्लो में, इफ S प्लस टी प्लस एम इज इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स, फोर्थ सेक्टर में इक्विलिब्रियम, तो हम वही इक्विलिब्रियम इस तरह दिखा रहे हैं। अब मुझे बताएं, वो कहता है कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है, मुझे बताएं कौन सा कर्व किस साइड पे शिफ्ट होगा? इसमें आउटवर्ड इनवर्ड नहीं है, अप या डाउन बोलें? अपवर्ड्स, इंजेक्शन बढ़े J1 पे, और मैं उसके ऊपर सबस्क्रिप्ट लगा देता हूं, एक्सपोर्ट्स बढ़ने की वजह से ये काम हुआ था। अब नया इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है? E1 पे, और नेशनल इनकम बढ़ रही है, तो जब भी इंजेक्शन आएगा आपको खुद पता लग जाए मैंने सही किया शिफ्ट, नेशनल इनकम बढ़ेगी, जब विड्रॉल आएगा नेशनल इनकम गिरेगी। एनी क्वेश्चन नाउ?
प्लीज बी वेरी ओपन। ओके जी, अगला काम तो बहुत इजी है, बेसिक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम्स, और सीआई के ये ज़्यादा फेवरेट हैं कंपेयर टू विड्रॉल एंड इंजेक्शंस। A2 में ज़्यादा विड्रॉल इंजेक्शन पे आ सकता है, A1 में एडीएस डायग्राम्स आएंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ आप लोगों को हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बना के इसको पूछ लेता हूँ क्वेश्चंस कुछ। ऑल राइट जी, तो अब मैं पहली कंडीशन क्या बोल रहा हूँ, अब आप लोगों ने मुझे ड्रॉ करवाना है, ठीक है, मैंने सिर्फ बेसिकली ड्राइंग करनी है, समझाना आप लोगों ने मुझे। पहली सिचुएशन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। वो कहता है मुल्क में मनी सप्लाई ज्यादा हुई है, ड्रॉ एन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई डायग्राम टू शो द इफेक्ट ऑन प्राइस लेवल एंड नेशनल आउटपुट। तो आपकी वाई एक्सिस पे बेटे प्राइस लेवल आएगा, मैक्रो है, और इधर रियल जीडीपी या रियल आउटपुट आएगी। डिमांड कर्व लगाओगे उसको एडी लिखोगे वरना कोई मार्क नहीं, सप्लाई कर्व को एएस लिखोगे, जहां इकट्ठा हुआ इक्विलिब्रियम बना। अब समवन सरप्राइज मी, नॉट अब्दुल रहमान, नॉट ईमान, नॉट अलिशबाज, मुझे बताएं मनी सप्लाई बढ़ी है, कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा, कोई बच्चा मुझे बताओ। गलत वर्ड बोल दिया आपने, बोला सही है, एग्रीगेट डिमांड आउटपुट। एग्रीगेट डिमांड विल शिफ्ट टू द राइट, मनी सप्लाई बढ़ने से कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट सब बढ़ती है, उनके इंजेक्शंस की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। सिंपली जैसे डिमांड का बाहर शिफ्ट होने से प्राइस और क्वांटिटी बढ़ रही थी, इसमें प्राइस लेवल और नेशनल इनकम बढ़ रही है। बच्चों कोई कंफ्यूजन? अब उसका एक फेवरेट आजकल है कि वो कहता है जी ड्रॉ एन एग्रीगेट डिमांड and aggregate supply diagram to explain why national income या national output में fall। तो अब मेरे बच्चों हाइपोथेटिकल सिचुएशंस बताओ। मैं बेसिक डायग्राम बना रहा हूं एडीएस के इक्विलिब्रियम वाला। क्यों नेशनल इनकम फॉल करेगी? दो ही रीजंस हो सकती हैं, एग्रीगेट डिमांड किधर शिफ्ट हो और एग्रीगेट सप्लाई किधर शिफ्ट हो, मुझे बताएं। ये एडीएस का है, बताएं मुझे मेरे बच्चों। नेशनल इनकम या क्वांटिटी क्यों गिरेगी मुल्क में आउटपुट की? या तो आइदर एग्रीगेट डिमांड फॉल्स और एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स। तो यहां पे मैं एग्रीगेट सप्लाई कम करवा रहा हूं। रीजंस आपको पता ही हैं जी, रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए, वेजेस बढ़ गए, रिवेंटिस वाले, उससे बेसिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का डायग्राम है। सबको समझ आ गया जी? दो ही रीजंस हैं, या एग्रीगेट डिमांड को लेफ्ट शिफ्ट करवाओ, उसकी रीजंस दे दो, मनी सप्लाई कम हुई थी, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम की थी, इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, या टैक्सेस डायरेक्ट बढ़ गए थे, एनीथिंग लाइक दैट। बच्चों कोई सवाल? ओके अब मेरे बच्चों हम चल रहे हैं ऑन अ लॉन्ग रन डायग्राम्स। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड डायग्राम। ये डायग्राम बच्चों प्लीज इसको हिफज कर लो, इन मेनी क्वेश्चंस यू विल नीड टू ड्रॉ इट। अगर नहीं भी उन्होंने मांगा, ड्रॉ करने से आपको बहुत अच्छा इलेबोरेशन क्वेश्चन की कर सकते हो। इधर मैं टाइम बचाने के लिए पीएल लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं, और इधर मैं वाई लिख रहा हूं, नेशनल। हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व पहले
परफेक्टली इलास्टिक और फिर इन इलास्टिक होता है। अब पहले मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व इधर लगाया। क्यों लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की शेप है? पहले हम अपने पीपीसी के अंदर थे, सप्लाई आसानी से बढ़ सकती थी, लैंड लेबर कैपिटल मौजूद थे। बाद में अब स्किल्ड लेबर की कमी हो गई, लैंड अवेलेबल नहीं हो रही, फर्टाइल कैपिटल की कमी हो रही है, तो ये हमारा पहला इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी नेशनल इनकम थी। अगर इलास्टिक पार्ट में ही एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो नोट करें सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ रही है, आउटपुट एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्राइस लेवल पे असर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इन इलास्टिक पार्ट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी, सिर्फ प्राइस लेवल बढ़ेगा। एनी कंफ्यूजन? ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी बना सकते हो। हर क्वेश्चन जिसमें वो कहता है इज डेप्रीसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट गुड फॉर अस? जी, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, जॉब्स क्रिएट होती हैं, सारा कुछ, नेट एक्सपोर्ट्स में इजाफा होता है। इवैल्यूएशन, इट विल डिपेंड ऑन पीईडी एज वेल एज स्पेयर कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। If economy was close or on to full employment, there'll be no increase in national income. Only price level will rise. समझ आ रही है मेरे बच्चों? ये वाला डायग्राम बहुत जरूरी है। Okay, let's now do second unit, inflation, यानी प्राइस स्टेबिलिटी, डिफ्लेशन भी इसके अंदर आता है। अब मेरे बेटे दो टाइप की हैं, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश। एक दफा जुबानी डिस्कस भी कर लेते हैं। व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन? दिस इज व्हेन, शाबाश बोलिए, हाउ डज इट हैपन? कोई बच्चा एक डिफाइन करो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। वेरी गुड। Aggregate demand rises, but aggregate supply cannot, as we're on full employment. It can be due to any injection in any components of aggregate demand. C plus I plus G plus X minus minus M. ये IAD के साथ बहुत ज़्यादा आपने कॉन्फिडेंस से करना है। अक्सर क्वेश्चंस एडी रिलेटेड आ जाते हैं, आपको उसके कंपोनेंट्स की बात करनी पड़ती है। ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेट्स से एक्सचेंज रेट कम हुआ, उससे क्या होगा? हमारी एक्सपोर्ट्स विल बिकम, एक्सपोर्ट प्राइसेस विल कम ऑन समबडी। हमारी करेंसी डेप्रीशिएट हुई है, एक्सचेंज रेट फॉल हुआ है, एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? सस्ती हो जाएंगी, उनकी डिमांड विल राइज एंड इंपोर्ट्स विल बिकम, शाबाश, एक्सपेंसिव। उनकी डिमांड गिरनी चाहिए, विल फॉल। अब हम करेंगे इफ पीडी दोनों की मिल मिला के वॉज ग्रेटर देन 1, तो क्या होगा? हमारा एग्रीगेट डिमांड राइजेस एज नेट एक्सपोर्ट्स राइजेस। बच्चे बोलते हैं नंबर नहीं बेटे, वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स राइजेस। इससे हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इस तरह का कुछ भी वो आपको क्वेश्चन दे, डायरेक्ट टैक्सेस का कम होना, व्हाटएवर, दे आर ऑल डिमांड साइड फैक्टर्स एंड विल कॉज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब आपकी अपनी चॉइस है, शॉर्ट रन का बनाओ, लॉन्ग रन का, कोई मसला नहीं है। प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, aggregate demand, aggregate supply. Just don't mess up in the labels. Don't forget to label equilibriums, prices, national income बन गई। अब एग्रीगेट डिमांड कर्व को हम राइट पे शिफ्ट करा देंगे और इसके रिजल्ट में प्राइस लेवल बढ़ गया। ये हमारी डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, लेकिन ये इतनी बुरी नहीं है, इसके रिजल्ट में जॉब्स भी क्रिएट हो रही है, नेशनल इनकम भी बढ़ रही है, तो इट कैन बी बेनिफिशियल इन द शॉर्ट रन फॉर अ कंट्री। जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस?
All right, G, let's now move on to the next part of it. जी, अब है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश, इसकी रीजन वही है, राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर्स पे। रिवेंटस के फैक्टर्स, रिवेंटस फैक्टर्स सबको पता है, रॉ मटेरियल्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेजेस वगैरह। यप, परफेक्ट। अब मेरे बच्चों, हम बड़ा आसान सा बेसिक सा डायग्राम बनाएंगे। आप लोग मुझे बताएं इसमें कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होगा टू कॉज इन्फ्लेशन। ये एडी लग गया, यस। कम ऑन गाइस, व्हिच कर्व शुड शिफ्ट टू व्हिच साइड टू कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? किसी को भी नहीं आती कॉस्ट पुश? मुझे एक बात बताएं, मैंने कोई गलती की है इस डायग्राम में? हाँ, मैंने ए से एस को एडी लिख दिया गलती से। बच्चे अक्सर कर देते हैं, बी केयरफुल। मुझसे भी देखो हो गई। एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड। सो एग्रीगेट सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट करें। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई का फैक्टर है, रिवेंटर्स के फैक्टर्स हमने बात की थी। अब देखो, इससे ना सिर्फ नेशनल इनकम गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही है और प्राइस लेवल भी बढ़ रही है। तो इट्स मोर हार्मफुल इन शॉर्ट रन। मेरे बच्चों, कोई कंफ्यूजन? ओके जी, अब आखिरी डायग्राम हमारा रह गया डिफ्लेशन का यूनिट 2 से। आई होप आई डिड पुट द लेबल कि मैं इस पे आ रहा हूं। यूनिट 2 लिख देता हूं, यूनिट 2, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन वगैरह, प्राइस स्टेबिलिटी। अब मेरा बेटा, डिफ्लेशन बिल्कुल ऑपोजिट है। दो तरह की डिफ्लेशन है। एक है गुड डिफ्लेशन। ये कब आती है? जब हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए ड्यू टू मोर प्रोडक्टिविटी, सब्सिडीज, यू नो, एटसेट्रा। इकोनॉमी एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी कर रही है, एग्रीगेट सप्लाई आपकी बढ़ रही है। तो अगेन, प्राइस लेवल, नेशनल इनकम। मुझे बताएं जी, ये मैंने लगाया ए डी और ये मैंने लगाया ए एस। अब किस कर्व को गुड डिफ्लेशन दिखाने के लिए कि प्राइस लेवल भी कम हो लेकिन इकोनॉमी पे अच्छा असर आए, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, कौन से कर्व को किधर शिफ्ट कराऊंगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, यू नो, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, समथिंग लाइक दैट। बताएं मुझे जी। एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट टू द राइट, इक्विलिब्रियम कम्स टू E1। डिफ्लेशन तो है, प्राइस लेवल तो गिर रहा है, लेकिन व्हाई इज इट गुड? ये देखो, नेशनल इनकम बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स चीपर हो रही हैं, इंपोर्ट्स महंगी हो रही हैं, आपका करंट अकाउंट ठीक हो रहा है, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आप लोग तरक्की के रास्ते पे चल पड़े। एवरीवन क्लियर? अब जी, बुरी वाली डिफ्लेशन कौन सी है? बैड डिफ्लेशन क्या है? इज ड्यू टू, कंप्लीट करें मेरा सेंटेंस, क्या होता है कि बैड डिफ्लेशन आती है? फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। और उसकी वजह क्या हो सकती है? रिसेशन, फॉल इन इनकम्स, टू मेनी डायरेक्ट टैक्सेस, यू नो, टर्निंग इट ऑफ, अब फैन चल रहा है, या फ्यूचर कॉन्फिडेंस कम, वट, ठीक है। अब मेरा बच्चा, दरवाजा बंद बेबी, आपने क्या करना है इस केस में? मुझे ज़रा बताइएगा। लेट्स से फरजान, सिटी स्कूल, फरजान, मुझे बताएं मैं कौन सा कर्व किधर शिफ्ट करूं? ज़रा पढ़ लो। बैड डिफ्लेशन, प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, बेसिक इक्विलिब्रियम मैंने बनाया, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम, प्राइस, नेशनल इनकम। फरजान अहमद, मुझे बताएं
कौन सा कर्व किधर शिफ्ट करूं तो बैड डिफ्लेशन आएगी? I've literally given you the answer. यहाँ पे लिखा हुआ है बैड डिफ्लेशन इज ड्यू टू व्हाट? फरजान कम ऑन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस. ओके, लेट मी गो टू समवन एल्स. उनसे पूछता हूँ. आरिज, मुझे बताएं कौन सा कर्व किधर शिफ्ट करूं? शाबाश. एग्रीगेट डिमांड को हम लेफ्ट पे शिफ्ट करते हैं. लिखा हुआ था ड्यू टू फॉल इन एडी. इक्विलिब्रियम इधर आ गया. अब ये क्यों बुरी है? ना सिर्फ प्राइसेस गिर रही हैं, डिफ्लेशन आ रहा है, नेशनल इनकम भी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है. दिस इज शोइंग अ वेरी वीक इकोनॉमी. डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है. कॉन्फिडेंस ही नहीं है इकोनॉमी में. फर्म्स प्राइस कट किए जा रही हैं, कंज्यूमर्स परचेज डिले किए जा रहे हैं. इकोनॉमी लंबे स्पाइरल में फंस रही है. फर्दर फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे बेटे? Okay, fine G. We're done with 2 units of macro. First two. अब हम चलते हैं यूनिट 3 पे. ये है जी गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज. अभी इसी बहाने में एक बार आपको पॉलिसीज जल्दी से रिवाइज कराता हूं. डायग्राम बिल्कुल वही हैं जो हम पीछे देख के आए हैं. जी मुझे बताओ मेरे बच्चों, हमारे पास डिमांड साइड पॉलिसीज भी हैं और सप्लाई साइड भी. डिमांड साइड 2 पॉलिसीज हैं हमारे पास. उनका नाम कोई बच्चा मुझे बता दो. शाबाश. फिस्कल पॉलिसी. प्लीज, वो आजकल डायरेक्ट नाम लेने की बजाय कहता है गवर्नमेंट बजट. ये फिस्कल पॉलिसी ही है. टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग. तो बेसिकली गवर्नमेंट स्टिंग. राइट जी. इसके अंदर हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं? टैक्सेस एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी हमारा बजट. अब मुझे कोई बच्चा बताओ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसेशन है, इकोनॉमिक ग्रोथ लो है, तो हम कौन सी फिस्कल पॉलिसी यूज करेंगे? उसको क्या बोलते हैं? वी यूज एक्सपेंशनरी या इन्फ्लेशनरी भी इसको बोलते हैं. फिस्कल पॉलिसी. इसमें मेरा बेटा we reduce taxes, especially direct taxes, and increase government spending. उससे इकोनॉमी में इंजेक्शंस आते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के, कंजम्पशन के, इन्वेस्टमेंट के. सिंपली वो ही डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाला डायग्राम बनेगा. छोटा सा बनाता हूं क्योंकि हम ऑलरेडी 2-3 बार ये बना के आए हैं. प्राइस लेवल, रियल जीडीपी, aggregate demand, aggregate supply. Ahmed Tahir from City, are you there मेरा बेटा? कौन सा कर्व किधर शिफ्ट करूं अगर हम टैक्सेस कम करते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाते हैं? कौन सा कर्व किधर शिफ्ट होता है मेरा बेटा? मेरे ख्याल में ये बच्चे छोड़ गए क्लास. जी चले मैं किस. हाँ, एडी राइट पे शिफ्ट होगा. सिंपली डिमांड साइड पॉलिसी है तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी ना. इक्विलिब्रियम बना ऊपर, प्राइस लेवल बढ़ के P1 और नेशनल इनकम बढ़ के Y1. यस, इन्फ्लेशन आ रही है, एक एम हाथ से निकल गया. इंपोर्ट्स हम ज़्यादा करेंगे इनकम बढ़ने से. स्टिंग. इसके साथ जो है हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है. अच्छा जी. अब अगर मुल्क में इन्फ्लेशन है, बहुत बूम पीरियड था, तो हम क्या करेंगे? कौन सी पॉलिसी? फिस्कल. शाबाश. कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी. मुझे टूल्स बता दें मेरे बच्चों. इसमें हम क्या करेंगे? हम टैक्सेस को will
be raised and government spending will be reduced. आप जान के अपने बजट को सरप्लस करेंगे टू डिफ्लेट द इकोनॉमी. इस केस में सिंपली डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, कंजम्पशन वगैरह के इंजेक्शंस कम होंगे, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम कम है, फर्म्स भी इन्वेस्ट कम करेंगे, उनके प्रॉफिट पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है. तो सिंपली हमारा एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाएगा. यस, हम इन्फ्लेशन तो कंट्रोल कर गए डिमांड पुल वाली, लेकिन हमारे हाथ से अनएम्प्लॉयमेंट निकल गई, रियल इनकम गिर गई, जीडीपी गिरा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे हाथ से निकल गई. सो क्लियर ऑन हाउ दीज पॉलिसीज आर वर्किंग. अब यहीं पे इन दोनों की लिमिटेशंस मैं मॉनेटरी पहले कर लेते हैं. दूसरी डिमांड साइड पॉलिसी इज मॉनेटरी पॉलिसी. मुझे टूल्स बताओगे बच्चों? Its tools are interest rates, shabash, money supply, and or exchange rates. इसको बच्चे बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं exchange rates को. अभी मैं समझाता हूं कैसे करना है. अब हम पहले कर रहे हैं if there is recession and unemployment, हम चाहते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करें, तो हम मेरे बच्चों इंटरेस्ट रेट को क्या करेंगे? शाबाश, रिड्यूस. उससे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम, रिटर्न ऑन सेविंग कम, लोग बोरो ज्यादा करेंगे, कंजम्पशन ज्यादा, फर्म्स भी लो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देख के ज्यादा इन्वेस्ट करेंगी और इकोनॉमी अपने पैरों पे खड़ी होना शुरू हो जाएगी. लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम और रियल जीडीपी ज़्यादा, इन्फ्लेशन आ जाएगी और इंपोर्ट ज़्यादा होने से करंट अकाउंट और बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब हो सकता है. दूसरा हिस्सा हम मनी सप्लाई को भी बढ़ा देंगे. थोड़ा सा A2 के बच्चे हैं तो मैं उसका फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ. गवर्नमेंट मनी सप्लाई कैसे बढ़ाती है? क्वांटिटेटिव ईजिंग से. अपने बॉन्ड्स, अपने सेविंग सर्टिफिकेट्स वापस हमसे ख़रीद लेते हैं, तो पैसा हमारे बैंक्स में आ जाता है, वो मल्टीप्लाइड लेंडिंग करके मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं. तो हम मनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे ताकि एग्रीगेट डिमांड बूस्ट हो. एक्सचेंज रेट को बच्चे बहुत यहां पे गलत यूज करते हैं. सॉरी, money supply is liquid money in circulation in an economy in form of cash, notes and coins, mainly bank deposits. अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा दे, अपने बॉन्ड्स हमसे वापस खरीद ले या बैंक्स को ज्यादा लेंडिंग का कहे, ठीक है, उससे मनी सप्लाई बढ़ेगी, एक्सपेंशन आएगी इकोनॉमी में. समझ आ गया मेरे बच्चे? अब नहीं आया? बेटे आई कांट हियर यू, मुझे बता दो. हम कैसे इंक्रीज करते हैं ये पूछ रहे हो? हाँ, वन वे इज प्रिंटिंग मोर डोमेस्टिक करेंसी, यस. या गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दे बाहर से लोन्स लेके. यहां पे बच्चे क्या करते हैं गलत? एक्सचेंज रेट को आपको क्या करना चाहिए कि एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट हो, एक्सपेंशन आए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, रिसेशन कम हो. यहां बच्चे गलत बोलते हैं. सही तरह सोच के बताइएगा. एक्सचेंज रेट को हमें क्या करना चाहिए? यस, डेप्रीशिएट नहीं, यहाँ पे डी वैल्यू बोलेंगे. गवर्नमेंट कर रही है, यानी कि ब्रैकेट में लिख देता हूं, रिड्यूस वैल्यू ऑफ आर करेंसी. उससे एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, नेट एक्सपोर्ट्स में इंजेक्शन. अगर इलास्टिक डिमांड थी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी,
अगेन अनएम्प्लॉयमेंट कम, जीडीपी ज़्यादा, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक, लेकिन महंगाई आ जाएगी। और सिंपली ये ऊपर वाला एक्सपेंशनरी वाला डायग्राम मॉनेटरी के लिए भी है और नीचे वाला कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी के लिए भी है। अब एक कॉमन मिस्टेक जो सम किड्स कीप रिपीटिंग, वो कह रहा था इन्फ्लेशन कंट्रोल करो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी बच्चे यूज कर देते हैं। तो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन हमें कॉन्ट्रैक्शनरी या डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज करनी है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट को बोलें बोलें यस, इंक्रीज मनी सप्लाई को डिक्रीज, शाबाश, और एक्सचेंज रेट को, यहां गलती आती है सोचें, रीवैल्यू यानी रेज द वैल्यू। वो A2 वालों को पता है कैसे करते हैं, गवर्नमेंट अपनी करेंसी को खरीदती है डॉलर्स वगैरह बेच के, या इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। A1 आप भी समझ लें, हॉट मनी आती है, डिमांड करेंसी की बढ़ती है आपके मुल्कों में और रेट बढ़ जाता है। अब एक्सचेंज रेट रीवैल्यू करने से कैसे इन्फ्लेशन कम होगी, एक्सपोर्ट्स महंगी, इंपोर्ट सस्ती, एक्स माइनस एम गिरा, डिमांड पर इन्फ्लेशन कम, इंपोर्टेड गुड्स एंड रॉ मटेरियल सस्ते, इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी सस्ती, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरी, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम। बच्चों समझ आ गया? ओके जी, अब हम चल रहे हैं सप्लाई साइड पॉलिसी। इसमें तो सबको पता है हम क्या करना चाह रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करना चाह रहे हैं इन लॉन्ग रन। ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं इकोनॉमी की। क्या क्या है जी इसके अंदर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, दूसरी, कमान बच्चों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और बताएं और शाबाश, सॉरी किससे किससे मेरा बेटा, कर सकते हैं बेटे, बट A1 की क्लास में ये बात हम नहीं करेंगे। आर यू फॉलोइंग माई पॉइंट? ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड हियर, मैं आपको अगली क्लास में अगर आप पूछोगे तो बता दूंगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कम ऑन बच्चों और बताएं कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी, सॉरी, बिल्कुल ठीक है, फ्री ट्रेड, रिड्यूसिंग, डीरेगुलेशन इसको बोलते हैं, मैं वो लिख देता हूँ, लॉ आसान करने, नई बिजनेसेस का सेटअप करना, डीरेगुलेशन टू मेक डायरेक्ट टैक्सेस रिड्यूस, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस भी इसका हिस्सा बन जाता है लॉन्ग रन में, डीरेगुलेशन टू मेक इट इजी फॉर न्यू बिजनेसेस टू सेटअप, उनके लाइसेंसेस वगैरह आसान कर, सॉरी यस, सेट अप, रिड्यूसिंग डायरेक्ट टैक्सेस भी इसमें आ जाती है, और दो ये फिस्कल का हिस्सा था, डायरेक्ट टैक्सेस कम करने, इंटरेस्ट रेट कम करने भी इसमें आ जाते हैं, रिड्यूस्ड प्लस इंटरेस्ट रेट रिड्यूस, ये दोनों फिस्कल का हिस्सा है एंड मॉनेटरी का, लेकिन सप्लाई साइड का लॉन्ग रन का बन जाते हैं। अब मेरे बच्चों इसका बहुत आसान डायग्राम, जो बच्चे पता नहीं क्यों इसको इतना मुश्किल समझते हैं एएस के लेवल तक, ये देखिए जी, जी मेरा बेटा, जी वक्ती तौर पे उसके नुकसान आप लिखोगे, सनसेट सनराइज बंद होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, बजट करंट अकाउंट सॉरी डेफिसिट में जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी, नहीं रॉ मटेरियल सस्ते होंगे ना, तो आपकी
सस्ते कंपोनेंट्स आने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी। हाँ, हमारी डिमांड गिरेगी हमारी गुड्स की बिकॉज ऑफ चीपर इंपोर्ट्स एज वेल। समझ रही हैं? ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो यूं करके बना दो, 3 स्टेज वाला। पहले परफेक्टली इलास्टिक, फिर इन इलास्टिक। अब इसमें मैंने एग्रीगेट डिमांड कर्व लगाया। याद रखना, इन तमाम पॉलिसीज का शॉर्ट रन में इम्पैक्ट एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने का होता है, जिससे वक्ती तौर पे इन्फ्लेशन भी आती है। मैं सिर्फ हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है? क्योंकि देखो, गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग बढ़ाई थी, चाहे एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सब्सिडी पे, किसी भी चीज़ पे एक बार तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी ना। लॉन्ग रन में पूरा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व उसी शेप में LRAS 1 पे शिफ्ट हो जाएगा। अब नोट करो, सारे एम्स हासिल हो रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कम, GDP ज़्यादा, महंगाई नहीं आई, बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक। तो अगर गवर्नमेंट को सारे एम्स एट वन टाइम हासिल करने हैं तो शॉर्ट रन में फिस्कल मॉनेटरी यानी डिमांड साइड पॉलिसीज और लॉन्ग रन में सप्लाई साइड पॉलिसीज इस्तेमाल करनी होंगी। एनी क्वेश्चन मेरे बच्चों? जी सॉरी, ओके, वी आर डन विद 3 यूनिट्स। आधे हमने कर लिए। अब let me see the time and how much time in the meeting is left and how many kids are there। बच्चे तो हैं, 12 मिनट हैं। मैं सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के डायग्राम करवा देता हूँ, क्योंकि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मेरे बच्चों इस दफ़ा अनएम्प्लॉयमेंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन की लिस्ट भेज रहा हूँ बहुत जल्दी। माइक्रो का अगर मैं एक टॉपिक बोलूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस इस दफा सबसे इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ पीपीसी पे भी शक पड़ता है, लेकिन ये दो पहले जो मैंने बोले, इनडायरेक्ट टैक्सेस इफेक्ट ऑन कंज्यूमर प्रोड्यूसर्स, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से कौन से बेहतर है रेवेन्यू रेज करने के लिए, इनको बहुत अच्छा पढ़ लें। और फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाईली इंपॉर्टेंट, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसके बाद। मैक्रो में इकोनॉमिक ग्रोथ इस दफ़ा वेरी स्ट्रॉन्ग चांस, क्योंकि हमारे वेरिएंट में इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी देर से नहीं आया। दूसरे वेरिएंट्स में आ रहा है, हमारे वेरिएंट में नहीं आया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज रियली इंपॉर्टेंट। अब मेरे बच्चों, मैं यहाँ पे आपको पहले अनएम्प्लॉयमेंट के डायग्राम्स बना के दिखा रहा हूँ। एक बार जरा याद भी कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होती है व्हेन पीपल आर willing and able to work but cannot find a job। फॉर्मूला अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, नंबर अनएम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय टोटल लेबर फोर्स इनटू 100। लेबर फोर्स इज अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड। इसके अंदर हमारे पास फ्रिक्शनल है, यानी सर्च, लोगों ने एक जॉब छोड़ी दूसरी की तलाश में, उसी का फर्दर हिस्सा बन जाता है सीजनल, ऑफ सीजन में वर्कर्स को निकाल दिया गया। फिर कैजुअल जॉब की नेचर ऐसी थी कि जैसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट हर साल एक्सपायर होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एक्टर्स, हमारे जैसे सप्लाई टीचर्स, ऑथर्स वगैरह, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स, तो ये बार बार अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो पहली अनएम्प्लॉयमेंट है फ्रिक्शनल, ठीक है? अगर वो एग्जाम में आपको सेपरेट कहता है ना कि फ्रिक्शनल और सीजनल का कंपेयर करो, तो फ्रिक्शनल सिंपली मींस आपकी सर्च वॉलंटरी, उसमें फर्दर सीजनल और ये है तो हम उसको अलग कर देंगे। सेकंड जी, स्ट्रक्चरल, परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है जी? टेक्नोलॉजी एडवांस कर जाए तो वर्कर्स की स्किल्स आउट ऑफ डेट, उनको निकाल दिया जाएगा। फैशन, टेस्ट चेंज, इंडस्ट्री, स्ट्रक्चरल चेंज, हम स्ट्रक्चर चेंज मसलन हम प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में चले गए, इस तरह की कोई बात। फिर जी इसी के अंदर है इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, इंपोर्टेड गुड ने लोकल को रिप्लेस कर दिया, और अगर पूरी रीजन एक चीज़ पे स्पेशलाइज कर रही थी, वो पूरी रीजन स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। ये सब स्ट्रक्चरल के अंदर आ रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा बेटा कोई कंफ्यूजन?
फिर है जी साइक्लिकल, सॉरी सॉरी सॉरी, वो एंड पे आएगी। क्लासिकल या रियल वेज, ठीक है, ड्यू टू ट्रेड यूनियंस और मिनिमम वेज लॉ बाय द गवर्नमेंट। अब मैं आपको इसका डायग्राम यहीं साथ ही बना देता हूं। क्लासिकल का डायग्राम जो आपने माइक्रो में भी किया हुआ है, और A2 वाले बच्चों ने तो लेबर मार्केट में इस पर बहुत काम किया हुआ है। वेज, लेबर, डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, ये इक्विलिब्रियम था। इतनी वेज थी, इतनी लेबर थी, ऑल वाज गुड। गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज लगाई या ट्रेड यूनियन ने मिनिमम वेज लगाई। डिमांड कर्व तक गए, सिर्फ L1 वर्कर हायर हो रहे हैं, ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, सॉरी जॉब लॉसेस हो गए। सप्लाई अपने आप को कर रहे हैं जी L2, सो L1 से L2 अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। ये है क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट का डायग्राम। एनीवन, एनी कंफ्यूजन? अब है जी आखिरी सबसे डेंजरस वाली, सिक्लिकल या साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये रिसेशन वगैरह में होती है, इन रिसेशन वगैरह ड्यू टू फॉल इन इनकम्स, कॉन्फिडेंस वगैरह गिर जाता है, तो एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होती है। वो ही कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी वाला डायग्राम। प्राइस लेवल कुछ नोट कर रहे हो, कितने कम डायग्राम है मैक्रो में। वाई डी भी आप लिख सकते हैं अगर टाइम नहीं है तो। ये ए डी है जी, ये ए एस है। अब पूरा आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट, ओ क्या हो गया भाई, एक सेकंड। पूरा आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, और उसके रिजल्ट में नेशनल इनकम देखो कम होगी। वर्कर्स की डिमांड क्योंकि डिराइव्ड होती है, डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी गिर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज कम बन रही हैं, तो वर्कर्स को भी निकाला जा रहा है। Y2Y1 अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। समझ आ गया मेरे बच्चों? वी हैव डन ऑल डायग्राम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जी मेरा बेटा, क्लासिकल के सामने क्या लिखा हुआ है? ये ट्रेड यूनियंस, इंटरवेंशन और मिनिमम वेज, यही पूछ रहे थे। ओके जी, ऑल राइट बेटे। ओ सॉरी, चलो सेव कर ही देता हूँ, मैंने करना ही था जी। मैं कल यहाँ छोड़ देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। सिर्फ मुझे मेरे बच्चों एक बात बता दो, पोटेंशियल और एक्चुअल ग्रोथ आती है? चलें यहीं पे रोकते हैं, कल पोटेंशियल एक्चुअल ग्रोथ कर लेंगे। अभी के लिए अगर आपका कोई क्वेश्चन है, movement from inside PPC to PPC, shift of aggregate demand to the right. Potential का movement of the whole shift of PPC and long run aggregate supply to the right. ठीक हो गया?